तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया यानी कर संरचना। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, कर संरचना। कर क्या है? तो दोस्तों, कर को देखें तो कर एक भुगतान है जो अनिवार्य रूप से सरकार को देना ही है। और कौन देगा? कंपनी देगा, या कोई व्यक्ति देगा, या कोई फॉर्म देगा, या कोई संस्था देगा। और उस जो व्यक्ति या कंपनी कर दिया है उसके बदले सरकार से कोई भी सेवा की प्राप्ति का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है। कर सरकार के द्वारा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटी हो, रोड बनाना, पुल बनाना, विद्यालय खोलना, सड़क बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे करना, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना, पर्यावरण को अति करना, देश की सुरक्षा को मजबूत करना, मिलिट्री में पैसा इन्वेस्ट करना, रिसर्च में पैसा इन्वेस्ट करना आदि पर अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया जाए। अब देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एनातोल मुराद ने कर को लेकर क्या कहा था कि कर वो आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। मतलब कर एक वह आवश्यक भुगतान है। देखो, कर एक भुगतान ही है, मतलब आपको देना ही पड़ेगा। कर एक आवश्यक भुगतान है जो आपको मतलब सरकार को देना होगा है। किसके माध्यम से? या व्यक्ति के माध्यम से, या फिर फर्म के माध्यम से, या कोई कंपनी के माध्यम से। करदाताओं को सरकार से मिलने वाले लाभ का इससे कोई भी संबंध नहीं होता। और जो करदाताओं को इस लाभ में से कोई संबंध नहीं। दूसरी, कोई पर्सनल आपको नहीं देगा कि आपको जब टैक्स भर रहे हो तो आपको कोई छूट दिया जाए। ये पर्सनल नहीं होती है, फाइनेंशियल सार्वजनिक को दिया जाए। जैसे रोड बनाना सार्वजनिक हो गया, स्ट्रक्चर में आ गया। कर भुगतान करना व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी है। मतलब अगर कर भुगतान नहीं करते हैं तो सरकार आपको दंड भी दे सकती है। ठीक है। आप लोगों ने समझ लिया कर क्या है, कर देना आवश्यक है या नहीं है, कर क्यों, कौन देते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, यानी कि कराघात क्या होता है। तो दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि सरकार द्वारा लगाए गए कर का तत्कालीन मौद्रिक बोझ जहाँ पड़ता है, या सरकार के खजाने में कर जमा करने का दायित्व जिसके ऊपर रहता है, वह बिंदु कराघात कहलाती है। यानी कि सरकार ने टैक्स लगाया, कर लगाया, जहाँ वो टैक्स कहाँ पे लगा? किस कंपनी पे लगा? मौद्रिक बोझ पे पड़ा। और वह कंपनी खाजा और वह कंपनी या फर्म या व्यक्ति वह जमा कर रहा है टैक्स को, तो उस कंपनी को हम कराघात कहेंगे, यानी वो बिंदु कराघात कहलाएगी। अब बात करते हैं करापात के बारे में, इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में। किसी कर के लगाए जाने के उपरांत इसका भुगतान वास्तव में किसने किया है? मतलब टैक्स जो लगाया गया है, जो भी टैक्स लगाया है, तो हकीकत में किसने भुगतान किया है, उसी को हम करापात कहते हैं। जैसे दोस्तों, करापात एक सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि करापात और कराघात दोनों एक ही हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण शब्द देखो कि सरकार ने जियो कंपनी पे टैक्स लगाया, जियो की सिम पे, और जियो के सिम ने उस टैक्स को ग्राहकों के ऊपर एज ए रिचार्ज के फॉर्म में लगा दिया। तो जियो की जो कंपनी हो गई उसने तो वास्तव में टैक्स भरा नहीं, टैक्स तो भरा ग्राहक ने, तो ग्राहक हो गया वास्तविक टैक्स भुगतान करता। और यह क्या कहलाएंगे? करापात कहलाएंगे जो ग्राहक है, और जो कंपनी हो गया कराघात कहलाएंगे। अब बात करते हैं, और ये दो प्रक्रिया है, जो सरकार ने टैक्स लगाया और ग्राहक, सरकार ने कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया और सरकार ने कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया और कंपनी ने ग्राहक के ऊपर थोप दिया। और जो ये थोपने की प्रक्रिया है, यानी कि मतलब जो ये पैसे लेने की प्रक्रिया है, यही कर विवर्तन कहलाता है। टैक्सेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्स कहलाता है। मतलब सरकार जिसको ऊपर कर लगाता है, इस स्थिति में हो कि कर का कुछ भाग या कुछ हिस्सा दूसरों पर टाल सके, और टालने की प्रक्रिया ही कर विवर्तन कहलाता है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कराधान की विधियाँ। प्रतिगामी कर प्रणाली मानी रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम हम पढ़ेंगे। इसमें 4 सिस्टम पढ़ेंगे, और इसमें हो गया रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रतिगामी टैक्स कर प्रणाली। यदि कर की दर आय के वृद्धि के साथ घटती जाए तो उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। मतलब दोस्तों, आपका आय बढ़ रहा है, जिससे आपका आय बढ़ रहा है, आपकी टैक्स देने की प्रक्रिया कम हो रही है।
इस प्रणाली में कर का वास्तविक भार धनिक व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है, बल्कि अमीरों व्यक्ति के ऊपर भी नहीं होता है, बल्कि गरीबों के ऊपर होता है। और हम देखिए लोकतांत्रिक और समाजवादी दृष्टिकोण से तो यह एक न्याय संगत सिस्टम नहीं है, बल्कि अनुचित है और इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं हम अनुपातिक कर प्रणाली के प्रोफेशनल टैक्स सिस्टम की। जब विभिन्न आय वर्ग या उत्पादन पर कर की दर समान हो तो इस प्रणाली को अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। मतलब कोई भी आय हो या आय वर्ग हो, कोई भी अमीर आदमी हो या भी कोई भी प्रोडक्शन हुआ हो, उत्पादन वस्तु या सेवा उस पर समान हो, तो उस पर गरीब और अमीर दोनों के लिए समान हो, तो उसे अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं, यानी प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम कहते हैं। यह टैक्स सिस्टम भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जितना अगर मान लो अंबानी जी करोड़ों के मालिक है, अरबों खरबों की है, और वो एक माचिस खरीद रहे तो वो भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं, और एक गरीब आदमी पर रहा है तो वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है, तो यह उचित नहीं है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से भी उचित न्याय संगत नहीं है। और इसमें प्रणाली में अमीर व गरीब दोनों पे समान बोझ पड़ता है। जब अमीर व गरीब दोनों समान हो गए दोस्तों, तो इसमें बराबरी की बात, न्याय संगत की बात तो नहीं होगी, और ये अनुचित कर प्रणाली है। तो दोस्तों देखिए, प्रतिगामी रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम और अनुपातिक कर प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम दोनों ही अनुचित है गरीबों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों प्रगतिशील कर प्रणाली के बारे में, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। दोस्तों ये इस विधि में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका आय बढ़ेगा उसी हिसाब से आपके टैक्स बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इस विधि के कर की दर आय बढ़ने के साथ साथ, इस विधि में कर की दर आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, और इस प्रणाली की अपेक्षाकृत कम आय पर कम दर होता है और अधिक आय पर अधिक दर होता है। तो इससे हम लोकतांत्रिक सामाजिक वाणिज्यिक दृष्टिकोण से इसे हम अच्छे और न्याय संगत मान सकते हैं। इस प्रणाली में कर का वास्तविक भार निर्धन व्यक्ति पे कम होता है, यानी गरीबों पे कम होता है, और अमीरों पे अधिक होता है। विश्व के अधिकांश देशों में इसी प्रणाली का प्रचलित है और यही फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अवक्रमिक प्रणाली यानी रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। यह कर प्रणाली प्रगतिशील एवं अनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण है। दोस्तों आपको पता है प्रगतिशील क्या है और अनुपातिक क्या है, मिश्रण है, ठीक है। और इस प्रणाली में प्रारंभ की दर आय बढ़ते रहती है, पर एक समय के बाद आपको एक निश्चित सीमा के बाद यह दर समान रहती है, चाहे आय कितनी भी हो। जैसे इनकम टैक्स, जो 1 करोड़ कमा रहा है वो भी 30% ही भरेगा, और 10 करोड़ कमा रहा है वो भी 30% ही भरेगा, 1000 करोड़ कमा रहा है वो भी 30% ही भरेगा। और इसी को हम बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। तो ये देखिए तो न्याय संगत से तो ये भी उतना उचित नहीं है। अब बात करते हैं एक अच्छी कर प्रणाली में 5 विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है न्याय संगत। जब करों को लोगों के भुगतान क्षमता के आधार पर लगाया जाता है तो इसे करों में न्यायशीलता की स्थिति कहा जाता है। मतलब आप कितने गरीबों पे कम लगाना चाहिए, अमीरों पे ज़्यादा लगाना चाहिए, उसके आय के हिसाब से इसी को न्याय संगत कहा जाता है। इसका हर अर्थ है कि कर की दर उच्च आय वर्ग के लिए अधिक होनी चाहिए और निम्न आय वर्ग के लिए कम होना चाहिए। अर्थशास्त्री करों के न्यायशीलता के लिए 2 तत्वों पर समावेश करते हैं। 2 तत्वों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। जब समान स्थितियों में व्यक्तियों द्वारा समान कर दिया जाए तो इस क्षैतिज समानता कहते हैं, और इसी तरह अगर आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न व्यक्तियों को अपेक्षा अधिक कर दिया जा रहा हो तो इसे ऊर्ध्वाधर क्षमता कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम दक्षता के बारे में। दक्षता किसी कर प्रणाली की वह क्षमता है जिससे अर्थव्यवस्था को निष्पादन क्षमता प्रभावित करते हैं। यानी कि अब समझो कि अगर कर व्यवस्था अर्थव्यवस्था की बचत, निवेश तथा व्यय को प्रभावित नहीं करती है तो हम कह सकते हैं कि यह व्यवस्था दक्षता तत्व विद्वान है। अब बात करते हैं प्रशासनिक सरलता, एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लिसिटी। कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि करों की गणना, इसकी फाइलिंग तथा इसकी वसूली करना आसान हो। इसे ही प्रशासनिक सरलता कहते हैं। यानी कि दोस्तों प्रशासनिक सरलता में, एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लिसिटी में यह होता है कि जब भी हम कोई भी व्यक्ति कर भरने जाए तो इसको फाइलिंग और इसकी प्रक्रिया या इसकी वसूली करना काफ़ी आसान हो और लोगों को परेशानी ना हो। अब बात करते हैं हम लचीलापन के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में।
एक अच्छी कर व्यवस्था में लचीलापन होना अति आवश्यक होता है। लचीलेपन का अर्थ है कि कर में संशोधन करना आसान हो और समय पड़ने पर सरकार के उसके अनुरूप कर को बढ़ा भी सके और कम भी कर सके। ठीक, अब बात करते हैं पाँचवा, पारदर्शिता के बारे में। पारदर्शिता से तात्पर्य है कि करदाताओं को यह बात पता होनी चाहिए कि उसके द्वारा चुकाए गए कर का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में कर रही है सरकार।